किसी ने कहा कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। जेनेटिकली तो ऐसा नहीं था कि आप पैदा हुए आपने नर्स को बताना शुरू तेरे को केस स्टडी सुनाता हूँ 20 समथिंग जो बच्चे यूथ है, पॉर्न की एडिक्शन लग गई, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन लग गई, वो उससे कैसे बाहर आ सकता है? मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज से, बट करते ही जा रहे हैं। कितनी देर करना है? अगर विराट कोहली कहता है करता हूँ, इट इज एवरीथिंग फॉर मी। दिलजीत ने भी कहा भी रिसेंटली। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है तो मेन कारण उसका है उसको पता ही नहीं उसे चाहिए क्या। एक बार मैंने एक इंसिडेंट देखा था, एक स्टूडेंट को अपनी आंखों के सामने देखा था। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि लाइफ में थोड़ी डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए, तभी कंफर्ट आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप आर्टिस्ट हो, एक काम करो, एक पेंटिंग बनाओ। अब आपको आ रहा है किसी पे गुस्सा, आपको आ रहा है दिमाग खराब, आपने काय की पेंटिंग ये ले बन गई। खाना तो आ जाता है 8 मिनट में, सक्सेस 6 महीने हो गए। 2012 में अगर YouTube शुरू किया, 5 साल तो व्यूज ही नहीं थे, कुछ नहीं था, बट लगा रहा। आजकल लोग स्ट्रेस कहते हैं, हमारे जमाने में इसको हार्डवर्क कहते थे। दलजीत सिंह से लेके विराट कोहली तक हर व्यक्ति बता चुका है कि भैया मैनिफेस्टेशन काम करता है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये मैनिफेस्टेशन के जो पार्ट है, अफर्मेशन क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है। एआई के दौर में जहां बात हो रही है 9 करोड़ नौकरियां चली जाएगी, वहां पे कौन सी ऐसी स्किल है जो जीवन भर काम आएगी। अगर आप एक 20 वर्ष के नौजवान हो जो जीवन की शुरुआत कर रहा है, उसको अपने में से क्या बदलाव लाना है कि वो रिच एंड सक्सेसफुल हो सके। सॉफ्ट स्किल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपके सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपके बाकी स्किल हो या ना हो, ये एक स्किल आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, और इसको कैसे अपने अंदर पैदा करें। बुरी हैबिट्स को छोड़ा कैसे जाता है, नई हैबिट्स खुद के अंदर बनाई कैसे जाती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हिमेश मदान जी के साथ, जिन्होंने यूट्यूब की जर्नी चालू की थी 2014 में, जब ना जियो आया था ना कोरोना आया था। उस समय जहां 10,000 व्यू आना भी 1 मिलियन व्यू के बराबर होता था। तब से लेके अब तक की जर्नी कैसे रही, कैसे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आए, और तब में और आज के चीज में क्या बदलाव है। एक नया यूट्यूबर या नया सोशल मीडिया स्टार अगर आज की डेट में आना चाहता है तो उसके अपने अंदर क्या स्किल लाने पड़ेंगे, क्या विजन होना पड़ेगा, सब पे करेंगे खुल के बात। और ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी फैमिली में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 लोग हैं, और 6 के 6 सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, सब एजुकेशन से रिलेटेड। तो कैसे एक यूट्यूब स्टार या यूट्यूब स्टार फैमिली का व्यक्ति डील करता है, सोचता है, वर्क करता है, और कैसे उनकी नॉलेज से सीख के हम हमारी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं, जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं पॉडकास्ट की शुरुआत। वेलकम हिमेश भाई, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू राहुल भाई, बहुत मजा आने वाला है आज। अरे 100% मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देख के कि आपका कंटेंट देख देख के, मतलब है ना, जो मोटिवेशन जिस तरह के लोग, मैं जिस भी लोगों से मिलता हूँ और पूछता हूँ भैया आप ये मोटिवेशन आती है, ये कितने इंस्पायर्ड कैसे हो, तो वो जो नाम लेते हैं ना भाई साहब, आपका नाम उस लिस्ट में होता ही होता है, और कई जगह और मोस्ट ऑफ द जगह टॉप पे ही होता है। तो मेरा सवाल यही था, मैंने कहा आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा पहला सवाल, ये मैनिफेस्टेशन वगैरह जिसकी हम बातें करते हैं, ये रियल में वर्क करता है क्या? देखो मेरे लिए, और मैं इस चीज को कई बार अपने थॉट प्रोसेस से अगर शेयर करूं, तो मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, राइट? तो अगर किसी चीज के पीछे साइंस है और साइंस को समझ सकते हैं तो उस पर डाउट नहीं रहता, क्वेश्चन नहीं रहता। पर अगर इसको कोई साइंस से समझना चाहे तो उसको नजर आएगा कि रियलिटी है, ठीक है, राइट? और मेरे लिए क्योंकि इसने काम किया है, तो जो मेरे लिए काम किया है मैं उसके बारे में तो सच ही बोलूंगा ना। और आप ये देखो कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उनको कोई मैनिफेस्टेशन बोर्ड ऑफ इंडिया पैसे थोड़ी ना दे रहा है। अगर विराट कोहली कहता है कि विजुअलाइजेशन करता हूँ, मैनिफेस्टेशन करता हूँ, ओपरा विनफ्री है, आर्नोल्ड है, कई सारे नाम है, आकाश आनंद है, दिलजीत ने भी कहा, दिलजीत ने कहा, तो इन सबको कोई बोर्ड थोड़ी ना पे कर रहा है कि मैनिफेस्टेशन कुछ है नहीं पर तुम इसकी बात करो। इट मीन्स जिसके लिए काम किया ना उसका मन करता है दूसरों के लिए भी करे। ये वैसा है कि जब किसी को शराब पी के मजा आता है ना, वो कहता है भाई तू भी पी, तू भी ट्राई, बहुत मजा आता है। ऐसे ही किसी के लिए जब मैनिफेस्टेशन काम करता है ना, उसको नजर आता है यार ये अगर मेरे सपने पूरे कर सकता है तो दूसरों के क्यों नहीं। तो मेरे लिए सच है क्योंकि मेरे लिए काम की और मैंने इसकी साइंस समझी है, तो मेरे को इस पे डाउट नहीं है। अब देखो बात तो जो आप कह रहे हो एग्जैक्टली से, मैनिफेस्टेशन ने मेरे लिए भी काम किया, बट मेरा पर्पस है मैं ऑडियंस की तरफ से सवाल पूछूं। तो ऑडियंस कहती है कि यार देखो मैनिफेस्टेशन की बात बहुत लोग करते हैं, दिलजीत पाजी ने भी, विराट ने भी की, लेकिन ये कि ये बड़े लोग जो है इन्हीं के लिए काम करता है क्या यार? हम छोटे लोग काम भी नहीं करता। हमने भी तो मैनिफेस्टेशन में किसी की वीडियो देख के, कोई किताब पढ़ के हमने भी ट्राई किया था यार, हमारे साथ तो नहीं हुआ। तो ये कुछ के साथ काम करता है, बहुतों के साथ नहीं करता, इसका क्या कारण है? ये मैनिफेस्टेशन सिलेक्ट करता है क्या, इसको दे इसको ना दे? देखो इसमें बड़ा अच्छी बात है कि ये अकम्प्लिश लोग क्यों बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की, ये सवाल है ना।
वो अकम्प्लिश्ड हुए क्यों है? मैनिफेस्टेशन, राइट। वो अकम्प्लिश्ड नहीं थे, ऐसा तो नहीं है वो पैदा ही अकम्प्लिश्ड हुए थे। उन्होंने अकम्प्लिश किया और बता रहे हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम किया। तो अकम्प्लिश होने के बाद वो बोल रहे हैं, कोई पहले से अकम्प्लिश्ड पैदा हुआ वो नहीं कह रहा कि मैं मैनिफेस्टेशन से पैदा हुआ हूं अंबानी के घर। राइट, उसने पैदा होने के बाद जो किया वहां उसका मैनिफेस्टेशन का रोल आ सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग कह रहे हैं, हर किसी के हर लेवल पे काम कर सकता है। पर जो आपका सवाल है कि मेरे लिए नहीं, मतलब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से तो मेरे लिए काम नहीं करता। जैसे ये मैं इस बात को आपकी पहली लाइन को एकदम पिक करता हूँ और एकदम सही है कि मैनिफेस्टेशन साइंस है, जो समझेगा उसके लिए काम करता है। लेकिन ये 2-5% के लिए काम कर रहा है, तो 2-5% ही लोग समझे, बाकी समझे ही नहीं। तो वो क्या नहीं समझे, चलो अपन उस पर बात करते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन में ये 4 चीज होती है। अब लोग करते तो है नहीं, इसलिए के साथ नहीं होता। वो करते हैं, क्यों नहीं काम कर रहा जिनके लिए नहीं कर रहा? पहले तो यही डाउट आ जाता है कि मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और लोग ना मैनिफेस्टेशन को ऐसे समझते हैं कि मैंने कोई गोल सोचा, उसके बारे में बस सोचना है, उसको देखना है, दैट इज इट। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत कुछ है। विजुअलाइजेशन एक पार्ट है, ठीक है, बिलीफ बहुत बड़ा पार्ट है। आपने कुछ रोज विजुअलाइज किया लेकिन अंदर आपके अंदर वो बिलीफ नहीं है। आपने विजुअलाइज किया कि मुझे महीने का 10 लाख कमाना है, अंदर से आपको लगता है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, 1 लाख ही नहीं हो रहा, कहां 10 की बात है। या पैसे के साथ आपके बिलीफ ही गलत जुड़े हुए हैं। आपने बचपन में देखा कि पापा और चाचा की पैसे की वजह से लड़ाई हुई थी। आप पैसा कमाना भी चाह रहे हो, अंदर बिलीफ है कि पैसा लड़ाई का जड़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बिलीफ क्या है। आपने उस लेवल पे अपने बिलीफ को ग्रो किया है कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। उसके बाद क्या आपने उसके विजुअलाइजेशन को फील किया है? आपने डेली बैठ के वो तपस्या, वो प्रैक्टिस करी है जो मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्शन। लोग सोचते हैं बस सुबह उठे सोचना है 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ आ जाएगा 10 करोड़, लेकिन उसके लिए जो एक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, अट्रैक्शन के अंदर वर्ड है एक्शन। ATTRACTION। बस वो अट्रैक्ट ही याद है लोगों को, एक्शन नहीं याद। अट्रैक्ट, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव आएगा, साथ में एक्शन भी लेना होगा। तो मैनिफेस्टेशन एक कॉन्सेप्ट है। अगर लोगों के लिए काम नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 3 चीजें कर लो, कर लेगा 4 कर लो। समझते जाओ, जितना समझते जाओगे उतना आपके लिए काम करता जाएगा। ओवरनाइट एक दिन में ये पूरा काम नहीं करेगा, और ऐसा नहीं तब तक काम नहीं करेगा। अगर मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल दूं तो 2011-12 के आसपास मैं कहीं ऑफिस से आ रहा था, कुछ आ रहा था, तो गाना चलाया, हाजी अली FM पे चल गया। तब FM होता था तो FM पे हाजी अली चल गया। तो ऐसे ही मैंने कहा यार कभी मुंबई नहीं गया मैं, तो मुंबई जाने का थॉट आया माइंड में कि हाजी अली भी होएंगे, मुंबई जाएंगे। तो अब वो जुबान से निकला और 10-15 दिन बाद ऑटोमेटिकली जब अपॉर्चुनिटीज कुछ आई तो मैंने ट्राई करा, और मुंबई वाली अपॉर्चुनिटी में मेरा क्लोज हुआ और मैं मुंबई चला गया। तो मुझे हल्का सा हिंट मिला कि जो तुम सोचते हो तुम्हारा दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। फिर मैंने सोचा मुझे अब अपनी किताब लिखनी, और मेरी लाइफ पूरी बिजी थी, मैं जॉब में था, किताब कैसे लिखता। ऑटोमेटिकली चीजें उस तरफ गई, तो मैंने समझा कैसे गई हैं, कैसे मैंने अट्रैक्ट करी हैं, कैसे मैंने बिलीफ बिल्ड किया। बहुत छोटी छोटी शुरुआत थी। शुरुआत क्या थी? मुंबई जाने के गोल से, किताब लिखने के गोल से। करते करते फिर मुझे नजर आया कि यार अब मुझे समझ आ गया 5-7 साल बाद कि ये फॉर्मूला है। अब मैं 100x सोचूंगा। आज जो भी मेरी वर्थ है उसका 100 गुना सोचूंगा। तो 2019 में मैंने 100 गुना वाले गोल्स बनाए और वो अचीव हुए। लेकिन उसके पीछे जर्नी थी, छोटे छोटे गोल से अपना कॉन्फिडेंस, पहले 1x किया, फिर 10x किया, फिर 100x की बात है, क्योंकि बिलीफ बिल्ड हुआ। सही बात। तो कुल मिला के आपकी बातों से जो दोनों चीज समझ में आ रही है, परफेक्ट है। आपने जो एक्शन वाली बात कही, देखो विराट कोहली कहता है वर्क करता है, लेकिन विराट कोहली की प्रैक्टिस सब जानते हैं कि वो क्या उसकी डाइट है, क्या उसके जिम है, तभी काम कर रहा है। दलजीत सिंह ने कहा काम करता है, लेकिन दिलजीत सिंह की जर्नी और उसकी मेहनत हमने सबने देखी कि कितने सालों की मेहनत है, तब जाके कोई चीज काम कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टेशन में एक चीज और है कि बिलीफ तो में इंपॉर्टेंट रोल ही है। कई बार एक चीज और होती है, अच्छा मेरे साथ हुई है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि यार मैं ये चाहता हूँ, सोचते सोचते एक टाइम आता है, 1-2 साल बाद आप सोचना बंद कर देते हो। फिर 5 साल बाद एकदम से होती है और अपने ये तो मैंने सोचा था, अरे यार मैं तो भूल भी गया। तो ऐसा भी होता है। तो ये क्या साइंस है इसके पीछे? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट मैं थोड़े टाइम पहले कुछ पुरानी फोटोज ढूंढ रहा था, तो मैं अपनी पुरानी मेल्स में चला गया। तो 2015-16 के आसपास मैंने गुंजन को कुछ मेल्स भेजी थी कि क्वेश्चन ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी के कुछ क्वेश्चन पर। तो हमारी शादी होने वाली थी, कोर्टशिप थी। तो उसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर करे कि मेरा आइडियल वेट ये होना चाहिए, और वो बहुत ओवरवेट थी उस टाइम पे। मुझे ये सारी कंट्रीज में ट्रेवल करना है, इस तरह की कई चीजें थी। और जो मैंने उसको मेल भेजी थी उसमें भी कई चीजें थी, और ये मैंने कई साल देखा नहीं, मेल भेज के हट गया।
अब हम वही सारी कंट्रीज को चेक कर चुके हैं, वही गुंजन का वेट कंसिस्टेंट है जो तब ऑपोजिट था। हाँ। मतलब अगर 5'8" है तो तब 85 था। ओके। लेकिन वही उसका वेट मैक्सिमम टाइम अब मेंटेन्ड है, और ये चीजें तो सोच के छोड़ी हुई थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो 4-5% है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कॉन्शियस है, आप मेरी बात सुन रहे हो, राइट लेफ्ट देखूंगा तो ये कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड इतना, आपको मेरा घर याद है, आए थे आप? हाँ, याद है। बाहर से याद है? याद है। राइट, कहाँ पॉडकास्ट किया था थोड़ा बहुत याद है? ये सब इस वक्त तो नहीं सोच रहे थे आप, नहीं, कॉन्शियसली नहीं सोच रहे थे, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि आज से 1.5 साल पहले का एक दिन का एक घर आपने देखा, आपको याद है, वो स्टूडियो आपको याद है। याद है अभी भी। मतलब उस रोड पे जाएंगे तो यार इस रोड पे आए हुए हैं। हाँ, अब अगर कॉलोनी के अंदर घुस जाएंगे तो पता है इधर से ले देख यही है रास्ता। राइट। गॉट इट। तो सबकॉन्शियस माइंड चीजें याद रख रहा है, लेकिन जब हम कॉन्शियस प्रैक्टिस में ले आते हैं, रोज उसको रिविजिट कर रहे हैं, रोज उन इमेजेस को देख रहे हैं, रोज विजुअलाइज कर रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। अगर 2015 में जो मैंने मेल एक्सचेंज करी उसको हमने रोज देखा होता तो शायद इन चीजों को इतने साल नहीं लगते। पर सबकॉन्शियस माइंड उसको भूला नहीं था कि तुमने ये वेट सोचा है, और शायद लिखा भी इसलिए था क्योंकि मन में वो सबकॉन्शियस माइंड में था। अगर गुंजन ने उस दिन 8 देश 9 देश उसमें लिखे तो शायद इसलिए लिखे कि वो उसके मन में पहले से थे। तो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा है, उसको हम जितना ज्यादा ट्रेन करके, जितना अपने साथ ले लें, जितना उसको समझ लें, उतना जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे, उतना जल्दी लाइफ में 10x 100x मल्टीप्लायर आ जाएगा। तो जरूरी थोड़ी ना 20 साल लगाने हैं, 5 साल में आ सकता है। अगर अच्छा, जर्नलिंग के बारे में कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई एक बार लिख के छोड़ दूं, कई लोग कहते हैं भाई रोज लिखो, और कई तो कहते हैं, जैसे रॉबिन शर्मा शायद इसके बारे में कहता है कि भाई जर्नलिंग आपकी 10 मिनट की जर्नलिंग होनी चाहिए, और आपके जो भी गोल है ना, सुबह भी लिखो शाम भी लिखो। इसका क्या इम्पैक्ट है? मतलब देखो, थोड़ा सा पीछे आता हूं कि रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई आप लिख रहे हो तभी अचीव होगा, राइट। लिखना एक हेल्पफुल टूल है। तो किसी भी चीज का ना ऐसे कोई रिजिड साइंस होनी नहीं चाहिए, रिजिड थॉट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठ के विजुअलाइज करता हूं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने साथ बनाया हुआ है जिसमें मेरे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। मैं उनको रोज देखता हूं, मेरे लिए वो काम करता है। कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, मैं विजुअल लर्नर हूं। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, वो अपनी ड्रीम्स को रिकॉर्ड करके सुनते हैं, राइट। उनके लिए वो काम करता है। कुछ के लिए लिख के काम करता है। तो आप ट्राई करो, आपके लिए क्या है जिसने आपको किक दी, किसने आपको कनेक्ट किया, किसमें आपने फोकस किया। अगर जर्नलिंग, और जर्नलिंग क्योंकि उसके पीछे मैंने जो रीजन शेयर किया कि माइंड एक तरफ चले जाता है, इसलिए कुछ नहीं समझ आ रहा तो जर्नलिंग बेस्ट है। क्योंकि विजुअल में हो सकता है आप इधर उधर चले जाओ, ऑडिटरी में हो सकता है आपका ध्यान किसी और परेशानी में चले जाए, लिखने वक्त नहीं जाएगा। इसमें भी मैं कहूंगा कि 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 5 मिनट करना है। कोई ग्रंथों में नहीं लिखा, या आप ट्राई कर सकते हैं, हर कोई ट्राई कर सकता है कि मेरे लिए जर्नलिंग सुबह काम कर रहा है, रात को काम कर रहा है। ना करने से अच्छा है आपको कब सूट करता और कितनी देर करता। 15 मिनट निकलेंगे नहीं, उस चक्कर में 1 साल निकल गया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब वो कहता है जहां भी हो वहां से शुरुआत कर दो। वेट मत करो कि परफेक्शन का वेट नहीं करना, यार ये होगा तो करेंगे, वो होगा तो करेंगे। अच्छा सर, मैनिफेस्टेशन अपन ने ये वर्ड यूज किया, अपन ये अज्यूम करते हुए कर रहे हैं कि सबको पता है मैनिफेस्टेशन। अपन अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड 4-5 शब्द हैं अलग अलग, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आता है? मैनिफेस्टेशन में बात अफर्मेशन भी होता है, फिर विजुअलाइजेशन भी होता है, फिर ग्रेटिट्यूड भी होता है, फिर जर्नलिंग भी होती है। जर्नलिंग की बात की, ये अफर्मेशन क्या है एक एक करके अपन ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा जो माइंड है ना, ये वर्ड्स के साथ हमेशा कनेक्ट करता है। मान लो मैं अभी आपको कहता हूं कि आप चेयर के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? चेयर। कैसी चेयर आ रही है? केबीसी वाली चेयर आ रही है। शूज कहते हैं, आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है? जॉर्डन शूज आ रहे हैं, नाइकी वाले। हाँ, ठीक है। तो जब भी हम कोई वर्ड सोच रहे हैं, हमारे माइंड में उसके स्पेलिंग्स नहीं आते। SHOES नहीं आ रहा, CHAIR नहीं आ रहा, उसका एक विजुअल आ रहा है। तो वर्ड्स जो है वो बहुत पावरफुल है। वर्ड्स के साथ हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं। शू के साथ कोई इमोशन है, आपने नाइकी ही क्यों सोचा, जॉर्डन ही क्यों सोचा, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। चेयर KBC क्यों सोचा, कुछ ना कुछ माइंड में है। या तो आपको वो शो पसंद है, या आप जाना चाहते हो, या फील करते हो, या आप गए हो, कुछ तो कनेक्शन है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम वर्ड्स को अपने आप को रिमाइंडर दें, क्योंकि वो हमारी इमोशंस हैं। तो अफर्मेशन क्या काम करता है? अफर्मेशन हमारे लिए एक रिमाइंडिंग सर्विस है, राइट। आज की डेट में हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका एड हमारे आके आता है। सही बात हम है। उस प्रोडक्ट को जानते हैं जिसका एड आगे आता है। परफेक्ट है। कोका कोला $5 बिलियन खर्चती है, कोका कोला के बारे में सबको पता है, फिर भी वो $5 बिलियन एड में क्यों खर्च रही है?
क्योंकि उसको पता है कि मैं इनके आगे पीछे रहूं, मैं इनको राइट लेफ्ट नजर आता रहूं, आईपीएल देखें लोग, कोका कोला नजर आ जाए, ओपन हैप्पीनेस, राइट। वो मार्केट में निकले, सामने बोर्ड नजर आ जाए, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस। तो वो हमें रिमाइंड करा करा के इतनी बड़ी कंपनियां बनी हैं। वो हमें एडवर्टाइज कर करके बता रहे हैं कि किस टूथपेस्ट में नमक है, किस टूथपेस्ट में चमक है। एडवर्टाइज करा करा के अगर अभी मैं बोलूंगा इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल अल्लाह, ये इन्होंने हमें बार बार रिमाइंडर दिया और हमारे दिमाग में छाप दिया। रिमाइंडर दिमाग जो अभी जो आपने वर्ड यूज किया मैं उसी को पिक करता हूँ, इन्होंने सबकॉन्शियस में बैठा दिया, सबकॉन्शियस में बैठा तो दिया। ऐसा हो गया कि मेरा कॉन्शियस माइंड भूल सकता है, हाँ। सबकॉन्शियस नहीं भूल सकता। मैं कोई झिंगा लाला थोड़ी करता रहता हूँ रोज, बट ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है और शायद ये सबके लाइन माइंड में आ गया होगा, सबके इसको लगा mind में। डाला लाइफ जिंगा लाला, ऑडियंस कर रही होगी। हाँ। अब आप ये देखो, टाटा स्काई को हमने अमीर बना दिया, कोका कोला को अमीर बना दिया, कॉलगेट को अमीर बना दिया, उनके सपने पूरे कर दिए हाँ। रिमाइंडर्स के साथ, अपने भी तो पूरे हो सकते हैं। सही बात है। तो अफर्मेशंस हमारी रिमाइंडर है। फॉर एग्जांपल मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को मैंने 25 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो 25 पॉइंट्स पढ़ता हूं। आई विल लीड माई टीम, आई लीड माई टीम विद लव। ये सुबह अपने आप को रिमाइंड करा देता हूं, जब ऑफिस जाता हूं तो याद रहता है कि भाई प्यार के साथ मैंने इस टीम को आगे लेके जाना है। तो सुबह का रिमाइंडर है, आई एम अ ट्रस्ट वर्दी एंड ऑनेस्ट हस्बैंड हु इज ऑल्सो फ्रेंड टू हिज वाइफ। सुबह रिमाइंडर है। तो दिन में जब हल्का सा कुछ ऐसा होता है, इरिटेशन आती है, याद आ जाता है यार हम दोस्त हैं, दोस्तों की तरह सॉल्व करेंगे। पति पत्नी वाला वो ट्रेडिशनल थॉट लेके नहीं चलेंगे। तो ये 25 रिमाइंडर रोज सुबह जब दे रहा हूं, तो मैंने अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया अपने बारे में, मैं जो चाहता हूं उसके बारे में। सो इट इज सेल्फ एडवर्टाइजमेंट। इसको ऐसे बोलूंगा मैं, इसको अगर दूसरे एंगल में बोलूं, आप बताना क्या मैं करेक्ट सोच रहा हूँ, कि मैंने मेरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, मेरा एक संविधान बना दिया कि भाई जैसे देश ऐसे चलेगा, कंपनी ऐसे चलेगी, तो ये आदमी ऐसे चलेगा। ये इसके 25 संविधान के 25 रूल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमें जरूरत है ना, क्योंकि देखो घर से निकले 100 चीजें आनी है, हमने डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, कंफ्यूज हो जाना है, आज ये अच्छा लगना है, कल वो अच्छा लगना है, कभी इमोशंस हिल जानी है। तो सुबह सुबह अपने आप को एक रिमाइंडर दे दिया, अब सारा दिन जो है वो फोकस्ड रहता है। और यही रोज रोज का फोकस रिजल्ट्स पे ले जाता है। लोगों को लगता है ये कोई जादू है, जादू नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, कुछ डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ रोज सुबह अफर्म करके फोकस्ड है, और फोकस हो गया तो सब अचीव हो जाता है। तो अफर्मेशंस करने के अगर कुछ टिप के, मेरे को अफर्मेशन करनी है, तो हाउ शुड आई मेक माय ओन अफर्मेशन? सो अफर्मेशन एक चीज है कि ऐसी होनी चाहिए जो अपने कंट्रोल में हो। आई विल लीड माई टीम विद लव, राइट, आई लीड माई टीम विद लव, आई एम अ गुड हस्बैंड, जो भी है वो आई होना चाहिए। क्योंकि हम सोचे दूसरे, माई वाइफ विल बी गुड विद मी, नहीं तो माई टीम इज हार्ड वर्किंग, नहीं, वो टीम हार्ड वर्किंग बनाने का, उनको मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का मेरे लीडर की जिम्मेदारी है। तो आई होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आप वेट ना करो कल को होगा, फ्यूचर में होगा। आई विल, इसलिए मैं आई एम कह रहा हूं बार बार। तीसरी चीज, ऐसा भी होना चाहिए कि वो नेगेटिव वर्ड्स ना हो, क्योंकि वर्ड्स इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑन स्टेज, मैं स्टेज पे डरूंगा नहीं, तो मैं डर के साथ इमोशन लिंक कर रहा हूं। तो डर बोलना ही नहीं है। हाँ, तो बोलना ही क्यों है, जब पता है कि डर सोचते ही नेगेटिव इमोशन आना है, तो बोलना ही है, तो पॉजिटिव बोल लें कि मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंट हूं। तो मतलब प्रेजेंट में हो, आपकी पावर में हो, वो मैं पॉजिटिव लेट नहीं होता, क्यों बोलना है? हाँ, मैं पंक्चुअल हूं, मैं पंक्चुअल हूं, बिल्कुल। तो मैं हो उसमें, कंट्रोल आपका हो, आपकी इमोशन उससे लिंक्ड हो, और वो नेगेटिव मीनिंग ना देता हो, आपके माइंड में नेगेटिव इमेज ना आए। बहुत अच्छा सर, जबरदस्त जर्नलिंग आज बहुत ऑडियंस को अलग एंगल से देखने को मिला होगा, अफर्मेशंस भी। नाउ द सेकंड थिंग, विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन के पीछे भी देखो, साइंस में हम इस कॉन्सेप्ट को आरएएस कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आरएएस की फुल फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, राइट। लेकिन इसको वापस ले जाते हैं कि अगर मान लो आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, मान लो आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, और आपके माइंड में ये है, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आसपास हर टेबल पे कोई बात चल रही है, 4 टेबल छोड़ के कोई दुबई की बात कर रहा है। ऐसा होता है कि आपका ध्यान उधर पड़ता है, जाता है, सारे शोर में आपको दुबई सुनाई देता है। हाँ। आप किसी शादी में हो, दूर कोई आवाज देता है, राहुल, किसी और राहुल को आवाज दे रहा है। अब तक वो शोर था, कच 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 कच, आप अपनी बात कर रहे हो, पीछे कच 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 कच, अचानक बीच में एक राहुल फिल्टर हो गया आता है, और आप पीछे देखते हो कि मेरा नाम लिया किसी ने, राइट। कोई गाड़ी लेने की कोई सोच रहा है मुझे थार रॉक्स लेनी है, तो थार रॉक्स के ऐड ज्यादा नजर आते हैं, रोड पे दिखने ज्यादा लग जाती है, राइट। ये सबके साथ होता है। ये है हमारे माइंड की पावर, कि हमारा माइंड एक टाइम पे बहुत कुछ देख रहा है। मेरी पेरिफेरल विजन में इस टाइम बहुत कुछ है, ये मुझे लोगो भी नजर आ रहा है, मुझे उधर का कैमरा भी नजर आ रहा है, लेकिन फोकस हमारा माइंड लिमिटेड चीजों पे करता है, बहुत लिमिटेड चीजों पे करता है।
तो सब कुछ छोड़ के मैं किस पे फोकस करूं, ये अभी तक तो ऑटोमेटिक चल रहा है। जो माइंड जिधर जा रहा है, मन करता है हो रहा डाल है। ही जाता है आपको। लेकिन अभी थार मैंने माइंड में डाली तो थार पे फोकस कर दिया, दुबई डाला तो दुबई पे कर दिया, राहुल उसमें डला ही हुआ है तो राहुल पे वो करेगा ही करेगा। ये हमें ये बता रहा है कि माइंड बहुत कुछ देखता है, लेकिन जो अंदर डालते हैं वो उस पे फोकस करता है। जो अंदर डालते हैं उस पे फोकस करता है। थार पे फोकस करेगा, दुबई पे फोकस करेगा। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है कि अगर हम अपने गोल्स अपने दिमाग में डालते हैं, बार बार डालते हैं, आपको नहीं पता वो इतना पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड है कि वो ऑटोमेटिकली उधर ही आइडियाज ढूंढेगा, वो उधर ही फोकस करेगा, वो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा। जब आप हारोगे, थकोगे, मुझसे नहीं हो रहा, वो आपको कारण देगा उठने के। आपको वही किताबों में इंटरेस्ट आ जाएगा जो उसके लिए रिलेटेड है। आपको न्यूज़पेपर खोल के आपका ध्यान उधर पड़ेगा जो आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आप वो वीडियो ही क्लिक करोगे जो आपके लिए राइट है। आप भूल भी चुके हो कि मैंने सुबह अपने आपको क्या दिया था, वो एक्टिविटी हो चुकी है, लेकिन माइंड को पता है आपने कहां जाना है। इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि आपके न्यूरॉन्स माइंड के उस तरीके से बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने फीड कर दिया। मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बोलना है। अब आपको वो लोगों की स्टोरीज भी नजर आएंगी, उनके पीछे की इंस्पिरेशन भी नजर आएगी, टॉक लाइक टेड बुक पढ़ी होगी वो भी नजर आ जाएगी। सही बात है। तो ये RAS की पावर आपके फेवर में चले जाती है। अब तक हो सकता है यूज तो हो रही है लेकिन आपके अगेंस्ट हो रही हो। सो अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन लोग कर रहे होते हैं कि बचपन में कुछ डाल दिया गया कि तू नलायक है, वो नलायक पे फोकस और हम नलायक बनते जा रहे हैं। बचपन में डाल दिया स्टेज पे चढ़ेगा तेरा मजाक उड़ेगा, और हम हर चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अभी स्टेज पे चढ़ने, देखा उसका भी मजाक उड़ा था, इसका भी उड़ा था। और बिजनेस में भी यही होता है कि जब बचपन में बार बार फेलियर्स दिखाई जाते हैं, कि जैसे मिडिल क्लास में बहुत बार बोल दिया जाता है हम लोगों को कि बिजनेस नहीं करना, रिस्क होता है, सेफ चलो, तो हमारा ध्यान उसी बिजनेस पे पड़ता है जो डूब गया, और हम और श्योर हो जाते हैं कि बिजनेस नहीं करना। तो ये RAS की पावर अपने फेवर में तो ले जाओ। इसमें देखा जाए तो मेरे को भी मेरे एक लर्निंग से चीज समझ में आ रही है कि जैसे हमारे एक कोचिंग प्रोग्राम होता है हमारा 6 महीने का, बिजनेस गुरुकुल नाम से हम करते हैं उसका। जी। तो गुरुकुल में क्या क्या हम पहली एक्सरसाइज कराते हैं कि भैया आप है ना विजन बनाओ, और विजन बनाना भी तुम ये कर लो वो कर लो। उसके बाद लोग कहते हैं सर हमें ना मजा, हमने ना हमारी सेल बढ़िया हुई। मैंने कहा अभी तो हमने सेल बढ़ाई नहीं, सेल तो पढ़ाएंगे, एम्प्लॉय तो कराएंगे, मार्केटिंग तो करेंगे। करा सर वो ये भी हो गया वो भी होगा। मैं कह रहा हुआ कैसे? तो पॉइंट ये है कि वो जैसे ही विजन बनाया तो क्लैरिटी मिली। तो अगर मैं बोलूँ अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है तो मेन कारण उसका है उसको पता ही नहीं उसे चाहिए क्या। ब्रेन कह रहा है तू बता तेरे को क्या चाहिए, तू तेरे को थार चाहिए, ले मैं थार दिलाऊं, तेरे को दुबई जाना है, ले तेरे को दुबई की व्यवस्था करूं, तेरे को फलाना चाहिए तो टीम का करूं, लेकिन तू बता तो सही तुझे क्या चाहिए। तो जो सफल है वो इसलिए सफल है, उसको पता है क्या करना है। जब विराट कोहली को पता है कि फिटनेस रन ये, तो उसके दिमाग में थार चल रहा है वो बन गया। दलजीत को पता है वो बन गया। अब जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है वो बनेंगे कैसे? तो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन दे रहा है क्लैरिटी, माइंड को दे रहा है 2-3 गोल कि यहाँ पे तो लग जा, और लगता है तो आदमी का काम हो जाता है। तो जो आदमी यहाँ पे कंजूसी करेगा, क्लैरिटी नहीं लेगा या इनफ फोकस नहीं करेगा, फिर वो रह जाएगा। मैं आपको दिलजीत भाई की एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो एक सिंगर है पंजाब के, रोशन प्रिंस, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई पीछे, तो हम बैठे काफी देर। तो उन्होंने कहा कि मैं और दिलजीत एक साथ टूर करते थे 2008-9, वो भी नए थे, दिलजीत भी नया था। तो US कनाडा में टूर होते हैं, पंजाबी वहाँ काफी रहते हैं, तो कह रहे हम रूम शेयर करते थे। और मैं सुबह कई बार आंख खोलता था तो दिलजीत आईने के आगे खड़े होके ऐसे आंखें बंद करके कुछ ना कुछ सोच रहा होता था। एक बड़ा कंसर्ट चल रहा है, लोग हैं, मैं एक सुपर सिंगर हूँ, इस तरह की चीजें रोज आईने के आगे देखता था। और मैं सुबह उठ के देखा क्या होता है इसको। और फिर हम आपस में 3-4 सिंगर सोचते थे कि क्या ये सोचता रहता है, मतलब उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा कितनी टिकट बिकी, वो ये कह रहा है हजारों लोग आएंगे, मतलब वो अपने उस जोन में है कि मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। तो रोशन भाई कहते हैं कि भाई उस टाइम नहीं समझ आ रहा था दिलजीत क्या कर रहा है, आज समझ आ रहा है वो क्या कर रहा था। वो कर रहा था विजुअलाइजेशन, वो कर रहे थे अफर्मेशन, वो कर रहे थे मैनिफेस्टेशन। तभी वो कहता है कि तुम लोग अब देख रहे हो, मैं तो पहले देख चुका हूँ। जब उसका कोई कहता है ना आपको कैसा लग रहा है, आगे क्या है, यार मैं तो पहले कर चुका हूँ। और बात ये ना सर, मैं जैसे अपन कहते हैं नॉर्मली जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको विजनरी कहते हैं। विजनरी क्यों कहते हैं? उन्होंने वो देख, जैसे कहते हैं जमशेद जी टाटा बहुत विजनरी थे, उन्होंने वो देखा जो कोई नहीं देख पा रहा था, फिर उन्होंने कर दिया, फिर बाकी लोगों ने ऐसा भी होता है क्या यार आपने कब का कब सोच लिया था। इसीलिए लीडर्स और ये सब विजनरी कहला रहे हैं। एक और वर्ड रह गया अपना इसी कड़ी में, अपन एफर्मेशन डिस्कस किया, मैनिफेस्टेशन किया, ग्रेटिट्यूड। ये कैसे लिंक है इन सबसे? देखो कभी भी अच्छी चीजें लाइफ में चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, वो कभी भी उदास मन से नहीं आ सकते।
ठीक है। राइट। उदास मन, दुखी मन ना क्रिएटिव हो सकता है, ना डटा रह सकता है, ना कंसिस्टेंट हो सकता है, ना प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। अब ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर है नेचुरल बाय डिफॉल्ट, हमारा जो फोकस है वो नेगेटिव पे जाएगा। डिफॉल्ट मोड तो यही है। अभी एक व्हाइट पेपर पे मैं ब्लैक डॉट बना दूं, राइट, और मैं अभी सबको पूछूं कि क्या है इस पे, तो सब कहेंगे क्या है? ब्लैक डॉट है। मैं कई बार ये सेमिनार्स में करवाता हूं अपने, आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि एक बड़ा व्हाइट स्पेस भी है। सबकी नजर वो ब्लैक डॉट पे है। मतलब जैसे शादियों में नहीं होता कि सारी शादी में 100 चीजें अच्छी हैं, लेकिन फूफा जी को नजर आ रहा है भाई सब चने में नमक बहुत कम था, राइट। कुछ और 100 चीजें नहीं नजर आ रही, चने का नमक ही फोकस है और पूरा ग्रुप बना के बैठे हैं। केटरिंग ना ठीक नहीं थी, नमक कम था चने में। 50 आइटम थे, 49 बढ़िया थे, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चने भी दिक्कत है। तो ह्यूमन नेचर है, बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं। जिस दिन रेस्टोरेंट में खाना खराब है उस दिन कंप्लेन कर देंगे, जब अच्छा तारीफ करेंगे नहीं। घर में भी यही अच्छा, याद और रहता है, जैसे मान लो अपने किसी के साथ 10 अच्छी मेमोरीज है और एक बुरी मेमोरी हुई, उसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, अब उससे रिलेशन खत्म। क्यों? बोले उसने ऐसा कर दिया। कितनी बार? एक बार। उसने बुरा तो एक बार ही किया, तुम्हारी अच्छी मेमोरी भी तो देख। अब वो मुझे याद नहीं, वो तो ऐसे ही है, बुरा कैसे किया तुमने? तो यही चीज है, घर में भी यही है। मतलब पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ 100 चीजें अच्छी है, उसकी तारीफ नहीं हो रही, उसके लिए आई लव यू नहीं हो रहा, बट जब कमी है तो आपस में सब लड़ लेते हैं। तो ये हमारा डिफॉल्ट नेचर। वो तुम्हें 10 लाख का डायमंड सेट दे देंगे तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो गीला तौलिया छोड़ दिया तो तुम्हारी क्लास लगेगी। ये आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? ये सबका एक्सपीरियंस है शादीशुदा। अरे पता नहीं, मैं समझ नहीं आया, गीला तौलिया छोड़ दा के भाई, जिस चीज में इतनी बड़ी बात हो गई, इतने मीम बन गए, साल हो गए, तो छोड़, इसको तो छोड़। और ऐसा लगता है कि वो हमारा प्रूफ है कि एक अच्छे पति होने का, कि गीला तौलिया तो छोड़ना ही है साहब। हमारा डीएनए है सर, नहीं ध्यान जाएगा। डीएनए है, ध्यान नहीं जाएगा। अब अपन बात करते हैं आपकी यूट्यूब वाली जर्नी पे, जरूर, क्योंकि आप यूट्यूब वाली जर्नी पे बहुत, मतलब कितना था, ओजी सोशल मीडिया स्टार्स हो, कि जब कोई सोशल मीडिया के बारे में जानता ही नहीं था, जब यूट्यूब पे लोग सिर्फ गाने देखने आते थे कि यार गाना देखना, यूट्यूब पे चले जाओ, वो भी लोगों को नहीं पता था। तो अब समय से आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, तो आपकी जर्नी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कैसे आए थे आप यूट्यूब पे, मतलब हाउ डिड इट हैपन? सो मैं ना 2010-11 में ट्रेनर की जॉब कर रहा था। आई वॉज अ ट्रेनर। तो मैं शुरू से एक ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनर फर्स्ट हूँ। मुझे माइंड पावर, फिर साइकोलॉजी, ये यूट्यूब की वजह से नहीं शुरू किया, ये मेरे पहले से लाइफ का पार्ट था और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ माइंड पावर का। तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि एक बार मैंने एक इंसिडेंट देखा था, एक स्टूडेंट को अपनी आंखों के सामने सुसाइड करते देखा था। तो जब उसको हमने सेव किया, हॉस्पिटल लेके गए, उसकी लेटर पढ़ी, तो जब आप इस तरह का इंसिडेंट देखते हो ना, तो कई दिन आपके जहन में वो रहता है, आप भूलते नहीं हो। वो चिट्ठी मेरे माइंड में अभी भी बोल रहा हूँ तो गूज़बम्स आ रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, माइंडसेट पढ़ता हूँ, और माइंडसेट का इसलिए फैन हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जब मुश्किल टाइम में थी तो माइंडसेट की वजह से हम बच पाए, जिंदा निकल पाए उस टाइम से। तो मैंने कहा यार, हमने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में देखी, मेरे फादर ने कितना कुछ फेस किया, और इसके बावजूद हम जिंदा हैं, खुश हैं और वापस लाइफ को बिल्ड किया है। ये बच्चा बहुत छोटी बात पे घबरा गया था क्योंकि मैंने उसकी लेटर पढ़ी थी। मैंने कहा यार, जो मैं कॉर्पोरेट्स में सिखा रहा हूँ, बोर्ड रूम्स में सिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत ना हर घर में है, और हर घर में मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, ये सवाल मेरे माइंड में आया कि ये सेशंस करूंगा तो 100 लोगों के सेमिनार्स कितने कर लूंगा महीने में। सही बात है। हर घर में कैसे पहुंच सकता हूँ? तो इंटरनेट थॉट में आया। अब उस टाइम पे देखो तो इंटरनेट कुछ था नहीं, 500 रुपए में 1 GB था। कौन देखेगा इंटरनेट? देखते ही नहीं थे। AIB का एक चैनल था, रोस्टिंग वोस्टिंग देखने के लिए लोग आते थे, कुछ गाने देखने के लिए आते थे, लाइफ स्किल्स, मोटिवेशन ये नहीं होता था। और मैं जब जाता था यूट्यूब पे तो मैं फॉरेन के ट्रेनर्स को देखता था, टोनी रॉबिन्स को देखता था, जैक कैनफील्ड, ब्रेन ट्रेसी को देखता था। मैंने कहा यार, ये एक्सेस हमारे देश में आज नहीं तो कल तो आएगा। आज हमारी पॉपुलेशन इंटरनेट पे सिर्फ 8% और यूट्यूब पे 1% है, लेकिन जिस तरह की ये पॉपुलेशन है, जो हमारे देश का साइज है, सब कंपनियां इधर आएंगी, सब .com इधर आएगा, और कभी ना कभी इंटरनेट रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन अभी मेरा गोल है, आज मैं महीने में 500,000 लोगों को ट्रेन कर सकता हूं। अगर मैं यूट्यूब पे चला गया, क्या ये 1000 का 5000 हो सकता है? 5000 तो आज हो सकता है, लाखों होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मैं उस गोल से, उसमें तो व्यूज भी नहीं आते होंगे, इतने लोग ही नहीं थे ना। नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो जियो के पहले कुछ लेनी देनी नहीं थी। 10,000 व्यूज पे ना ऐसा लगता था जैसे जो आज मिलियन व्यूज का फील है ना, वो 10,000 व्यूज लॉन्ग वीडियो पे था। एक साल में 3000 सब्सक्राइबर्स आए थे, अब एक दिन में आते हैं। तब एक साल में आए थे, मतलब पूरा साल लगा के जितने सब्सक्राइबर्स आए थे वो अब 24 घंटे के अंदर आते हैं। पर वो एक साल भी गोल क्लियर था ना कि ज्यादा लोगों तक पहुंचना। गोल तो इतना था
कि ये ट्रेनिंग, ये साइकोलॉजी सिंप्लीफाई करके आम हिंदी लैंग्वेज में मुझे जयपुर, नागपुर, अमृतसर, जलंधर, कानपुर, उड़ीसा सब जगह पहुंचानी है। ये गोल था। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया। मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। सबने मुझे पागल कहा कि भाई यूट्यूब, उसके 2012 में कोई अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू कर रहा है। लोगों को आज नहीं समझ आता। आज इतना ही इंडस्ट्री बन चुकी है, यूट्यूबर्स की अर्निंग्स लोग जानते हैं और आज कमाते भी हैं यूट्यूबर, तब कमाते भी नहीं थे। दुनिया जानकर नेगेटिव, मेरे बॉसेस ने चैलेंज कर दिया, वापस आएगा तू, तेरे को कोई पहचानेगा भी नहीं, ये होगा वो होगा सब। मैं अपने बड़े बड़े ऐलान करके आ गया कि एक दिन दुनिया जानेगी और मैं अपनी मिशन पूरी करूंगा। सो ये मेरा ट्रिगर पॉइंट बना था यूट्यूब शुरू करने का। उसके बाद तो कई साल स्ट्रगल रही, सब कुछ रहा। फाइनेंशियली ये अच्छा नहीं था उस टाइम पे काम, क्योंकि पैसे नहीं थे यूट्यूब में। मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, बीच में शादी थी और किसी ने अपनी बेटी देनी थी उसको, जो यूट्यूब कर रहा है 2015 में। वो अलग स्टोरी है, वो अलग किस्सा है कि मनाया कैसे। लेकिन हाँ, ये एक स्ट्रगल किस्सा लगे तो सुनाई दो आपको, क्या है किस्सा, आ गया तो आ गया। तो गुंजन ने जब घर में बात करी पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने कहा लड़का करता क्या है? अब वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है। मेन तो मैं वही करता था, ट्रेनिंग तो अब कम करता था, महीने के 3-4 दिन करता था। उन्होंने कहा यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो यूट्यूब क्या है पहले तो ये बहुत सब यूट्यूब था पहले। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। तब भी 10-12% इंटरनेट पेनिट्रेशन थी देश की। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब एक बार मिल लेते हैं। तो अब मुझे कन्विंस करना था पूरा कि ये मेरा पैशन भी है और इसमें इतना मैं फ्यूचर में बना लूंगा कि घर चला लूंगा। इतना मैं कन्विंस कर सकता हूँ कि जितना गुंजन की सैलरी, उतनी सैलरी तो मैं करने की कोशिश कर लूंगा। और फ्रीलांस ट्रेनिंग्स करता था मैं, ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। अब मैं गया तो पूरा पैनल इंटरव्यू था। पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, हर तरह के पापा बैठे हुए थे। ऑल वेराइटीज ऑफ पापा। क्योंकि भाई बड़ों की भी डिसीजन होगा। अब एक तो लगा होता है ना भाई, अमेजोन में लगा है गुंजन, आईटी में इंजीनियर, एडोबी कंपनी में, मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनी में गुंजन इंजीनियर है। और लड़के का कोई उनको समझ नहीं आ रहा। तो अगर तो होता भाई अमेजोन में लगा है, एडोबी में लगा है, इस HCL में लगा है, कहीं भी लगा है, तो लोग कहते ठीक है कर दो। लेकिन यहाँ तो सबका पैनल इंटरव्यू हुआ, सबको एक्सप्लेन किया मैंने, राउंड हुए, टेक्निकल राउंड, सारे राउंड स्किल हुए, राउंड, HR राउंड। बट क्योंकि मेरी ना विजन स्ट्रांग थी ना, तो मैं बता पाया कि जो मैं कर रहा हूं इससे फ्यूचर होगा। कब होगा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग वाले काम से इतना कर लूंगा कि घर चल जाएगा, राइट। एंड सामा उनको तो कन्विंस कर लिया। अब दादी नानी को क्या समझाएं, लड़का क्या करता है। तो आज भी मुझे याद है, गुंजन के पेरेंट्स ने गुंजन की दादी और नानी को कहा था इंटरनेट पे प्रोफेसर लगाए। हाँ। एकदम सही बोला, प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर है, इंटरनेट क्या, हाँ, कोई बढ़िया जगह होगी, प्रोफेसर तो लगा रहा, कोई कॉलेज होगा, पढ़ा रहा होगा वहां पे। तो जब हमने व्हेन वी गॉट मैरिड, तो अब गुंजन ऐसे घर से थी, बैंकर थे पापा, घर में 2 गाड़ियां रहती थी जिसको चाहिए, और मेरे पास ना गाड़ी थी ना कुछ था। नोएडा में एक हमने गुंजन के ऑफिस के पास एक फ्लैट लिया। व्हेन वी गॉट मैरिड, हमारे घर में बेड भी नहीं था, जो जिस घर में हम शिफ्ट किए थे। तो नीचे गद्दा बिछाया था। तो गुंजन एक अच्छे घर से आती है, लेकिन शी वॉज रेडी। नीचे गद्दा बिछाया, उस घर में ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है। एक एक करके एक एक चीज ली, एक बेड, मतलब ग्रेजुअली चीजें बिल्ड करी। तो क्योंकि तब लुक्रेटिव नहीं था, ऐसा अर्निंग पोटेंशियल नहीं था, बट मुझे ये करना था, एक जिद थी कि मुझे यही करना है। मेरे पीछे एक कारण बहुत स्ट्रांग था। और तब गुंजन को भी नहीं पता कि जियो आएगा, उसको अंबानी से बात तो ही नहीं थी ना चाइना से बात हुई थी, कोविड आएगा। लेकिन जियो के बाद आई वुड से कि चीजें बदलना शुरू हुई। और कोविड के बाद मैं कहूंगा कि अब ये एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम भी है। अब वो सारी तपस्या ने रिटर्न्स भी दिए हैं। वो तो तपस्या कर, वो डिस्कम्फर्ट ने किया था, तो कंफर्ट तो आना ही था। बट एंजॉय किया, इसलिए वो स्ट्रगल बड़े आराम से हो गया। ऐसा नहीं है कि रोज रोता। स्ट्रगल की ब्यूटी और है, जब किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे अभी बोलते हैं हमने बहुत स्ट्रगल किया, ऐसे था, लेकिन जब वो दौर था ना, वो इतना स्ट्रगल था नहीं। हाँ। जैसे अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार मैंने, पता है मैं बहुत गरीब आदमी थे, पता है क्या, मैं ना साइकिल से स्कूल जाता था, फर्स्ट ईयर तक मैं गया था, फिर है ना हम 2-2 रुपए के लिए ऐसे करते थे, बस में लटक के जाते थे। लेकिन मैं रियलाइज करता हूँ बस में लटक के जाते मजे बहुत आते थे। ये बस में लटक रहे, इसको बोल रहे, ये बोल रहे, इंजॉय पूरा किया। अब लगता है यार वो स्ट्रगल था, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो भी मजा था। तो आपका परसेप्शन है कौन सी चीज क्या थी। अच्छा सर, अभी आपने 2012 से चालू किया था, अभी 2025 में बैठे हैं, 13 साल हो गए मेरे हिसाब से, लॉन्गेस्ट जर्नी आपने देख ली। तो उस समय के यूट्यूब में और अब के यूट्यूब में क्या डिफरेंस है? चीजें बेटर हुई है कि चीजें खराब हुई है, क्या हुआ है? तो प्राइमरली मैं कहूंगा बेटर हुई हैं। अगर आप देखो उस टाइम पे प्लेटफॉर्म ही, पहले यूट्यूब भी इवॉल्व हो रहा था। जो आज आप एनालिटिक्स देख पाते हो, उस टाइम हमें एक एनालिटिक होता था, व्यू कितने आए,
रेवेन्यू क्या था, $1 महीने का आ गया, ₹80 महीने के कमा लिए, पहला महीना तो यही था। व्यू, सब्सक्राइबर, रेवेन्यू, 3-4 मैट्रिक थे, ना कोई CTR होता था, ना AVD होता था। आज हमें पता चलता है वीडियो में बंदा कहाँ ज्यादा रुका, कहाँ कम रुका, सब मैट्रिक्स है। और अपने आप में अब जॉब है, यूट्यूब डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स मैनेजमेंट अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन उस टाइम पे 3 मैट्रिक थे, कुछ और था नहीं। लोग ब्रांड डील्स को लेके कंफर्टेबल नहीं थे। मुझे याद है 2016 तक अगर मैंने एक आधी कोई ब्रांड डील करी किसी साल में तो गाली ही पड़ी, बिक गया, ये हो गया। आज लोग समझते हैं क्रिएटर भी कमाता है, सही ब्रांड ला रहा है तो लोगों को दिक्कत नहीं है। तो वो भी पहली चेंज हुआ। ब्रांड डील कितने रुपए की थी आपकी? पहली ब्रांड डील तो शायद 20-25 हजार की होगी, शायद इतने की होगी। हाँ। मतलब उस समय 20-25 हजार भी ठीक है। जो एंटरटेनमेंट क्रिएटर वगैरह है ना, क्या सुनते हैं, बोले हमने पहले डील 2,000 रुपए की। हाँ। ठीक है, वो फिर वो डील की, वो ये हुआ। डिफरेंस हो गया डील हाँ। को लेके, कंफर्ट है लोगों का, ऑडियंस का परसेप्शन बदल गया। ठीक है। अर्निंग वाइज तब क्रिएटर के पास ना व्यूज हैं ना ब्रांड्स ऐसे थे। अब मैं कह रहा हूँ साल में एक डील होती थी कोई, अब ऐसा नहीं है। क्रिएटर को डील्स भी मिल रही हैं, ऑडियंस भी अब कई तरह के फॉर्मेट से क्रिएटर को पे कर पाती है। सुपर फैंस है, मेंबरशिप्स है, कई सारी चीजें हैं। फेसबुक मोनेटाइज हो गया, तब नहीं था। एफिलिएट आ गया, एफिलेट आ गया। तो इनकम सोर्सेज आज की डेट में गिने तो 14-15 हो गए हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो एज अ इंडस्ट्री हम इवॉल्व कर गए, एज अ इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज्ड हो गई है। बड़ा चैलेंज तब फोन में एडिटिंग एप्स नहीं होती थी और ना फोन में कैमरा होता था। कैमरा लेना ही पड़ेगा, DSLR की किस्तें डालनी ही पड़ेंगी, लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, प्रीमियर सीखना ही पड़ेगा। तो मैंने एडोबी प्रीमियर, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी फोटोशॉप सारे सॉफ्टवेयर सीखे, कैमरा की पूरी फंक्शनिंग, अपर्चर, ISO हर चीज सीखी, तब जाके मैं वीडियो बना पाया। आज फोन इतने एडवांस्ड है, सिर्फ आईफोन नहीं, हर फोन में फीचर अच्छे अच्छे कैमराज हैं और फोन के अंदर इनशॉट जैसी एप्स हैं, हर चीज फोन पे हो जाती है। ऑडियंस आजकल तो यही हो रहा है कि भाई AI एडिट दिस थिंग। हाँ ऑडियंस अब रेडी है। तब हमारे टाइम पे हम ऑडियंस को रेडी कर रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए भी तुम्हें यूट्यूब पे आ सकते हो, ये भी चीज एग्जिस्ट करती है। हिंदी में कोई साइकोलॉजी समझाने के लिए आया है तो ऑडियंस को अवेयर करना। अब तो ऑडियंस को पता है कुछ सर्च करेंगे मिल जाएगा, तब पता ही नहीं था कि ये सर्च भी करना है। बोले खोलते हैं, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। हाँ, तो ये जो सारी जर्नी थी जिसमें आई थिंक शायद प्लस ही कहूंगा, आज की डेट में प्लस ज्यादा ही है। ओनली माइनस फॉर क्रिएटर्स इज कंपटीशन ज्यादा है। एक माइनस तो यही है कि कंपटीशन ज्यादा है, बट मार्केट बहुत बड़ी है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। तो कंपटीशन को भी मैं इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानूंगा जब रिसोर्सेज आपके फेवर में है। अच्छा, एक और चीज है, अब बताना भी नहीं पड़ता कि हम इंटरनेट पे प्रोफेसर हैं। अब यूट्यूबर बोलने से आदमी समझ जाता है, बल्कि ये समझता है ना कि लड़का क्या करता है। बोले लड़का साहब इस कंपनी में ये जॉब कर रहा है, अच्छा ठीक है। बोले और दूसरा प्रपोजल, वो यूट्यूबर है, हाँ इससे कर दो। ये ज्यादा कमाता है, इसका ले ऑफ हो सकता है, इसको स्टार्टअप पे काम करता है ना, इसको जाने क्या बता दे, इसकी वीडियो पे तो डील आ जाएगी। तो यूट्यूबर की रेपुटेशन अब थोड़ी सी हो गई है। और अब तो स्कूल के स्टूडेंट्स की इतनी मेल, मतलब स्कूल में एक एस्पिरेशन बन चुकी है, बड़े होके क्या बनना है, यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। नहीं, ये सर्वे है, एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू बी यूट्यूबर। लेकिन मुझे बताओ 2025 जो भी बैठे हैं यहाँ, ये जो बच्चे बनेंगे 27 में, 28 में, 30 में, तब क्या सही समय रहेगा? क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बिजनेस कोचिंग की बात करता हूँ, 2012 में बिजनेस कोचिंग में कंटेंट अवेलेबल नहीं था। अब आज की रेट में बिजनेस कोचिंग में आप मार्केटिंग डालो ना, आप सिर्फ मार्केटिंग की वीडियो ही देखते रहोगे तो 5 साल लग जाएंगे। मार्केटिंग पे 2 लाख वीडियो डली हुई है, अब कोई मार्केटिंग पे क्या ही डाल देगा नया? कौन सी कंपनी की क्या क्या स्टडी कर देगा? जितनी भी लिस्टेड कंपनी, वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनियां, इंडिया की सारी बड़ी कंपनियां, सब पे तो केस स्टडी हुई, सब पे तो काम हो गया। और एक ही कंपनी की केस स्टडी 25 लोगों ने 25 तरह से कर दी। अब वो 26वां आदमी आके क्या करेगा? वो एक ये वाला इशू कि भाई ठीक है, इंडिया में नॉर्मली मेरा क्या परसेप्शन है, हमेशा इंडिया में कोई चीज शुरुआत में आती है उसको सब शक की नजर से देखते हैं कि ये क्या फालतू की, जैसे आपने यूट्यूब में क्या फालतू काम में लग गया, क्या कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी कमाइयां बढ़ती है तो लोग कहते हैं मतलब मस्त चीज है यार, इसमें आते हैं। फिर इतने लोग आ जाते हैं कि उसका रेवेन्यू खा जाते हैं। तो मेरी आंखों के सामने जो अपन ने चीजें प्रोफेशन बिगड़ते देखी कि इंजीनियरिंग में बहुत पैसा था, इंजीनियर साहब थे, फिर इतने लोगों ने की कि वो वैल्यू थोड़ी कम हुई। फिर बात हुई यार MBA इतनों ने किया, उसका बेटा। फिर डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, सबके साथ अभी ऐसा धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है 2025 से 27 में नए आदमी के लिए स्कोप बचा है? मुझे लगता है फिल्टरिंग होगी। और पहली चीज है, इंजीनियरिंग में भी, MBA में भी ये चीजें बंद नहीं हुई, फिल्टरिंग हो गई। पहले मेजॉरिटी लोग फैशन में आ रहे थे। जैसे आज से 3-4 साल पहले जब शार्क टैंक वगैरह शुरू हुआ तो स्टार्टअप्स का भी ये फैशन शुरू हो गया, आई वांट टू बी अ फाउंडर।
इतने लोग फैशन में आए, फंड रेज करना और अभी सिचुएशन हम सबको पता है, राइट? तो जो फैशन वाली जनता है, फैशन वाली जो भीड़ है, वो फिल्टरिंग होगी, इंडस्ट्री एग्जिस्ट करेगी अगर कोई एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहा है। कुछ लोग आते हैं यूट्यूबर बनना है, वीडियो बनानी है। क्यों बनानी है? बस बनानी है, व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। कोई विजन नहीं है उसके पीछे। और जो स्टार्टअप में भी सिर्फ फंड रेज करने के लिए स्टार्टअप करते हैं, फाउंडर बनना है, फंड रेज करना है, वो भी निकल जाते हैं और ये वाले लोग भी निकल जाएंगे। जो आ रहा है एक एंटरप्राइज का थॉट लेके कि मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और वो प्रॉब्लम मैं अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएटर करते हुए सॉल्व करूंगा, जस्ट लाइक अ कंपनी। कि मुझे एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले देखना उस प्रोडक्ट की नीड है, डिमांड है, वो प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कैसे उसको मार्केट करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। एक क्रिएटर को भी ऐसे सोचना चाहिए, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे आ रहा हूँ, चाहे वो हंसाना ही हो, तो उसमें क्या डिफरेंट ला सकता हूँ, क्या उसकी जरूरत है, मार्केट प्रूफ ऑफ मार्केट है, वैलिडेशन है, मार्केट फिट है। इस तरह की चीजों को कॉन्सेप्ट से जो लेके आएगा क्रिएटर, जो देखो डॉक्टर की पढ़ाई 15 साल करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम 4 से 6 साल करते हैं, हर आर्किटेक्चर की पढ़ाई 4 से 5 साल करते हैं। कंटेंट क्रिएशन में 1 हफ्ता लगा रहे, 2 हफ्ते लगा रहे और कह रहे कि हो गया, नहीं चला हमसे। इसको भी अगर कोई एज अ करियर सोचे, एज अ एंटरप्राइज सोचे कि पहले अच्छे से सीखूं, एडवांटेज है, करते करते सीख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करूं, एक वेंचर की तरह करूं, इनकम आई है, कुछ अमाउंट स्पेंड करूं हायर करने में, डेलीगेशंस करूं, राइट, डिफरेंशिएटर ढूंढूं, क्रिएटिविटी ढूंढूं, टीम बनाऊं, वो सर्वाइव करेगा ही करेगा। बिकॉज ये ना एक साइड प्रोफेशन नहीं है, ये मेन प्रोफेशन, ये समझना पड़ेगा लोगों को। ये इकोसिस्टम है। जो पहले पेड़ के नीचे 4 लोग बैठ के रोज बात करते थे, आज वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। ये नया इकोसिस्टम है, ये नया यूनिवर्स है हमारा, जिसमें ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर बन रहे हैं, इसमें रियल एस्टेट भी यूट्यूब पे है। अब कोई सोलर पैनल बेच रहा है, यूट्यूब पे बेच रहा है, कोई अपना मेकअप ब्यूटी बेच रहा है, यूट्यूब पे बेच रहा है, हर फाउंडर कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो वो यूट्यूबर नहीं बन रहे, वो नया कम्युनिकेशन को अडैप्ट करे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं आप कि भाई पहले क्या था, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वाला हिसाब था, फिर फ्रेंचाइजियां खोल देते थे, अब यूट्यूब चैनल खोल दिया कि भाई यहाँ से भी मार्केट हो जाएगी। और आपकी बात को मैं बहुत एकदम एक एग्जांपल से समझना तो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि चीज वही रहती है, प्रारूप बदलते हैं। तो आज के अगर मैं बोलूँगी 25 साल पहले हंसने के लिए, जो आपने हंसने का एग्जाम्पल दिया, 20-25 साल पहले हंसने हंसाने के लिए कवि सम्मेलन होते थे कि वो मंच लगेगा, सुरेंद्र शर्मा जी आएंगे, है ना, मंच सम्मेलन होते थे। फिर वहां पे जाओ, ऑडियंस बैठी है, किससे कहानी और मजा आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे कैसे आया, लाफ्टर चैलेंज आया, राजू श्रीवास्तव और आए, फिर वो माइक पे अपने स्टाइल से हंसाने लगे। फिर वो गया, अब स्टैंड अप कॉमेडी आए। अब स्टैंड अप कॉमेडी में भी क्राउड वर्क आ गया। अब क्राउड वर्क में लेटेंट जैसा शो आ गया। तो ये जैसे कॉमेडी तो नहीं गई ना, लोग तो हंस ही रहे, हंसने वाले हंसा ही रहे। तुम तुम्हारी स्किल अगर बदलते रहोगे तो रिलेवेंट रहोगे। तो ये बात से मैं एकदम परफेक्ट, मतलब आई वुड से दिस इज द बेस्ट आंसर आई वुड से कि यूट्यूब पे तुम 5 साल का विजन लेके आ रहे हो तो तुम्हारे सफलता के चांसेस हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो। और ये यूट्यूब में कह रहे हो कि 5 महीने करके देखते हैं, तो तुम तो अभी निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा होना ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जितने भी ढंग के यूट्यूबर हैं सर, जिनका भी एक अच्छा करियर है, वो सब क्या बोल रहे हैं, यार मेरी है ना 71वीं वीडियो फटी थी, यार मेरे 170 तक तो कुछ नहीं था, फिर मेरी 171वीं थी। तो जैसे बोलता है यार मेरा भी ऐसा ही था। फिर वो जो भी बड़ा बंदा, सबका आपका भी ऐसा ही कुछ होगा। मेरे को शायद लगता है मेरे 14 महीने लगे थे 10,000 सब्सक्राइबर में, फिर उसके बाद 1 लाख 5-6 महीने में खिंच गया था, फिर तो मिलियंस भगवान की कृपा सबके साथ रहे, निकलते निकलते चले गए। अच्छा सर, यूट्यूबर से याद है, एक आपकी फैमिली में सब लोग यूट्यूब पे हैं, तो ये कौन कौन है पहले तो ऑडियंस को बताओ, कईयों को तो पता भी नहीं है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन यूट्यूब पे है, क्या क्या कंटेंट बनाते हैं, और एक यूट्यूब फैमिली से आते हो आप ये आपकी फैमिली ही यूट्यूबर हो गई है, तो उसमें अंदर क्या होता है बिहाइंड द सीन? तो कारण क्या है, हम सब क्यों है क्रिएटर्स? तो यूट्यूब पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई इंस्टाग्राम पे, बट सब क्रिएटर्स हैं। तो ना कौन कौन है पहले तो नाम बताओ। हम 6 लोग हैं फैमिली में, फादर मदर भाई भाभी मैं और मेरी वाइफ, हम 6 लोगों की फैमिली है और 6 के 6 क्रिएटर्स हैं। तो टेक्निकली अगर थोड़ा इसका अगर हम हाइंडसाइट में देखें, क्या हुआ कि 90s हमारी फैमिली की बहुत टफ थे, 99 से बात करूं, और 10 साल टफ टाइम देखा, बहुत टफ टाइम देखा है, मतलब बुरे से बुरा जो हो सकता है, कर्जे, केसेस, हर चीज देखी है। और उस सबसे बाहर निकलने में ना बहुत लर्निंग्स हुई। और मेरे फादर बुक्स पढ़ते थे हमेशा, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ था जो हमारे टफ टाइम पे हमारे काम आया, कि खड़े रहना है, डटे रहना है। उसने सुसाइड कर ली, उसने कर ली, बट तुम्हारा बाप खड़ा है,
मैं हार नहीं मानूंगा, सब सहेंगे। अब अगेन वही चीज, जब आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप शेयर करने का आपका मन करता है। तो 2012-13 में जब मैंने कैमरा लगाया, लाइटें लगाई, तो मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। मेरे को तो तैयारी करनी पड़ती थी वीडियो की, पापा के पास एक्सपीरियंस था। मैंने कहा पापा कैमरा लाइट है, ऐसे है, तो उन्होंने कहा मैं भी बना लेता हूँ। उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, उन्होंने ऐसे ही बनानी शुरू कर दी, तो वो भी कंटेंट में आ गए। उसके बाद करते करते नाम जैसे सर, टी.एस. मदान मेरे फादर, टी.एस. मदान जी, और वो कंटेंट बनाते हैं इस पे लाइफ कोचिंग एंड मोटिवेशन के ऊपर उनका कंटेंट होता है। फिर मदर को फील हुआ कि बहुत सारे ऐसे घर की चीजें होती है जो लेडीज को नहीं पता होती है, और चैनल है, तो उन्होंने होम टिप्स, होम रेमेडीज, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू कर दिया। परफेक्ट। फिर मेरे ब्रदर जो थे, वो ही वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन MNC। तो अब घर में डिस्कशंस यूट्यूब की होनी शुरू होगी, मेरे पापा की, तो भाई के साथ भी डिस्कशंस होती थी, बिकॉज कॉर्पोरेट में थे, आइडियाज देते थे, वो भी शेयर करते थे। तो ग्रेजुअली ब्रदर को भी नजर आया कि एक बड़ी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर सकते हैं हम यूट्यूब से कर सकते हैं। वो देखते थे हमें क्या कमेंट्स आते हैं, कैसे लोगों की लाइफ बदल रही है। तो मेरे ब्रदर ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो छोटे शहरों में दिल्ली आते हैं, जो मेरे ब्रदर की भी स्टोरी थी, आगे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, जॉब देने जाना है इंग्लिश चाहिए, BPO में काम करना है इंग्लिश चाहिए, हर जगह। तो उन्होंने अपनी इंग्लिश पे बहुत काम किया था, क्योंकि MNC में ग्लोबल कंपनीज में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की जॉब छोड़ी और लोगों को लैंग्वेज कोचिंग शुरू कर दी, यूट्यूब से इंग्लिश सिखानी शुरू कर दी। तो ये भाभी वॉज चीफ सब एडिटर इंडिया टुडे के साथ, उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ी और वेलनेस की वीडियो शुरू करी। माय वाइफ, वो लास्ट उसकी जॉब थी प्यूब्लिसिस मीडिया, जो बिग 4 है मार्केटिंग की, प्यूब्लिसिस, और अच्छी कॉर्पोरेट पोजीशन थी। गुंजन की वेट लॉस जर्नी हुई थी, इसने 20 केजीज प्लस लूज किया था। तो लोग इससे टिप्स लेते थे, और जब इसने टिप्स दी, लोगों को रिजल्ट्स मिले, इसको अच्छा लगना शुरू हो गया। तो जब आपकी चीजों से लोगों को फायदा होता है, आपका मन करता है हजारों लाखों लोगों का फायदा करो। जो हमारी जर्नी थी, उसको मैं कई सालों से कह रहा था कि तू कंटेंट क्रिएट कर, नहीं करा उसने। बट आई थिंक ये जब अंदर से कारण आ जाता है ना, जैसे मेरे पास कारण था, पापा के पास कारण था, तो गुंजन के पास जब कारण आ गया कि लोगों की हेल्प करनी है, तो उसने भी कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, और वो फिटनेस एंड वेलनेस के ऊपर कंटेंट बना दिया। तो ये हम 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6 सोशल मीडिया पे हैं, और 6 के 6 कंटेंट सेवा कर रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं कुल मिला के। पर सबका नीश एजुकेशन है। तो इसमें क्या है, मतलब जैसे कहना, अभी अब घर में कैसी कन्वर्सेशन होती है, क्या बातचीत होती है, क्या डिस्कशन करते हो? मतलब एक तो होता है कि मैं अकेला यूट्यूबर हूँ घर पे, और लोग तो कर लो, मैं अगर यूट्यूब की बात करूँ, घर वाले बोल रहे हैं कि तो क्या है, बात छोड़ यार, ये बता। अब आपके घर में कैसा क्या माहौल रहता है? अब क्योंकि ना हमारा नीश जो है सबका, आप देखो, एजुकेशन है, कोई एंटरटेनमेंट में नहीं है, कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा, कोई नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीथिंग, बट हम 6 का नीश है लोगों को सिखाना, लोगों की लाइफ आगे बढ़ाना। तो हमारा जो डाइनिंग टेबल है, हमारी महीने में 1 या 2 बार हम सब मिलते हैं, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं। तो हर 15 दिन में से फैमिली गेट टुगेदर जब हमारा होता है, तो डाइनिंग टेबल पे ना हमारे ये डिस्कस होता है कि उस बुआ ने क्या किया, उस चाचे ने क्या किया, उस मासी ने क्या, हमारे यहाँ डिस्कस होता है क्या चल रहा है, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, लोगों की क्या और प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कंटेंट आजकल चल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हो, तुम्हारी वो वीडियो में क्या तुमने किया था, वीडियो अच्छी चली, लोगों के कमेंट्स क्या थे। तो कंपटीशन होता है आपस में कि अरे यार तुम्हारी इतनी चली, आपकी इतनी चली, मेरी कम चली। नहीं, वैसे ऐसा कोई कंपटीशन होता नहीं। आई थिंक किसी भी फैमिली में खुशी होती है एक दूसरे के लिए। तो हस्बैंड वाइफ में तो होता है। नहीं, वैसे व्यूज को लेके नहीं होता, वैसे हम कम्पीट करें 100 चीजों में। लेकिन हाँ, कंटेंट को लेके तो आई थिंक अच्छा ही लगता है, किसी का भी कंटेंट चले। इनफैक्ट मुझे ऐसा, मैं इसलिए बता रहा था, मैं क्या, हमने वेट लॉस जर्नी चालू की, नहीं हो पाई ज्यादा लंबी, पर 2-3 महीने वाइफ ने और मैंने वेट लॉस जर्नी चालू की। तो हमारे में कंपटीशन कैसा चलता था कि जैसे आज अगर वो उसने किया वजन और मेरा आया -400 ग्राम, उसका आया -100, तो वो सोचती थी यार आज इसको केक खिला दिया जाए, सैंडविच खिला दिया जाए, कुछ वो खिला दिया जाए, या आज उसको लग रहा है कि यार वो कहीं जा रही है और वो बाहर का कुछ खाएगी, किट्टी है, मेरे को तो जाना है, मेरे को तो खाना है, तो इंश्योर करती थी कि आके यार मैं भी कुछ खा लूं। और अगर 2-3 महीने ऐसे 2-3 दिन निकल गए कि 3 दिन में उसका वेट तो अटक गया कि वो जा ही नहीं रहा कुछ नीचे, या 100 ग्राम जा रहा है, और मेरा 3 दिन में 200 चला गया, तो चीज़ें चौथे दिन नाराज हो गई, यार क्या बात है, क्या हो गया था यार, तुम्हारा तो कम हो जाता है, हमारा तो मगर वैसा तो कुछ नहीं होता। तो आपकी लाइफ का एक टिपिकल डे क्या है? जैसे मॉर्निंग में सुबह उठने से लेके, कितने बजे उठने से लेके सोने तक क्या रूटीन रहता है आपका? बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत रहती है, इवेंट्स बहुत रहते हैं, तो फिक्स रूटीन नहीं है। जब ट्रैवलिंग इवेंट नहीं है, मैं एक्चुअली क्या चाह रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आज से इंक्लूड कर रहा हूँ आने वाले 100 पॉडकास्ट में, कि मैं इससे जो टॉप 1% लोग हैं उनकी लाइफ में सिमिलरिटी देखते हैं कि भाई सुबह उठने से लेके कर रहे क्या है, ताकि
100 पॉडकास्ट के बाद एक पैटर्न निकल जाएगा कि यार सब ये काम तो सब कर रहे हैं साहब, राइट। ये तो इनके होता है साहब। गुड, स्टार्ट कर बहुत रहे हैं बहुत अच्छा थॉट है। मैं अपना रूटीन बताता हूँ, कितने भी बजे उठूं, उठने के बाद जो मेरी पहली चीज है 5-7 मिनट गर्म पानी पीता हूँ। पीने के बाद जो हैबिट पे आते हैं, मैं एक मॉर्निंग मास्टरी रूटीन कहता हूँ उसको, मॉर्निंग मास्टरी। वो मॉर्निंग मास्टरी मेरी लाइफ लाइन है। तो मॉर्निंग मास्टरी में क्या होता है, ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले बैठ के मेडिटेट करता हूँ, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंड करता है मेरा दिन कैसा चल रहा है, लेकिन मिनिमम 10 मिनट होता है। ट्रैवल कर रहा हूँ तो 5 मिनट हो जाता है। सो मेडिटेशन इज माई फर्स्ट थिंग। उसके बाद मेडिटेशन के बाद मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। 4 से 5 मिनट का मेरा ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड में बचपन से लेके अब तक का 2.5-3 मिनट में मैं एक फ्लैशबैक लेता हूँ, भगवान ने क्या क्या दिया, ऊपर वाले ने क्या क्या दिया, शुक्र है। हर वो चीज़ याद करता हूँ प्रेजेंट तक की। और फिर आखिरी 1 मिनट पिछले दिन की 3 बेस्ट चीज़ें क्या थी, ताकि हम हर दिन देखें कितना अच्छा होता है। चाहे फैमिली के साथ खाना खाया या टीम के साथ टाइम स्पेंड किया, कोई अच्छा पॉडकास्ट किया, अच्छी वीडियो बनाई, अच्छा कंटेंट बनाया, सब मेरे ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा। ये सेकंड चीज़ होगी मॉर्निंग मास्टरी की। थर्ड आती है विजुअलाइजेशन। मैं अपने इमेजेस खोलता हूँ, वो स्क्रीन पे चलाता हूँ और एक एक इमेज को फील करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ। ये भी मैं कई सालों से कर रहा हूँ। और विजुअलाइजेशन होगी। फिर आता है अफर्मेशन, वो 25 पॉइंट्स जो मैंने अपने साथ लिखे हुए हैं, वो 25 पॉइंट्स रिविजिट करता हूँ। अपने फ्यूचर की जो मैंने मिशन एंड विजन लिखी है वो पढ़ता हूँ। और लास्ट में मैं कुछ टाइम आईने के साथ खड़े होकर अपने आप को देखता हूँ, बात करता हूँ। ये मेरी मॉर्निंग मास्टरी है, ये जरूरी है। इसके बाद जनरली मोस्ट ऑफ द डेज मैं कुछ टाइम कुछ नहीं करता, मतलब 15-20 मिनट बैठ के कुछ लिख लिया। ये अनप्लैंड होता है। आज लिखने का मन है, जर्नलिंग कर ली। आज कोई थॉट अड़ा हुआ है माइंड में, उसके बारे में विदाउट इंटरनेट, विदाउट कुछ सोचना, खुद से निकालना कुछ, कोई गूगल पे नहीं जाना। ये मेरे ब्रेन की एक्टिविटी भी है और ये मेरा सेल्फ टाइम भी है। ये मुझे सैनिटी देता है पूरा दिन बिताने के लिए। एंड उसके बाद मेरा वर्कआउट है, तो मिक्स करता हूँ, थोड़ा रनिंग, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये मेरा फिक्स मॉर्निंग रूटीन है। एंड उसके बाद डिपेंड करता है, एवरी डे इज डिफरेंट। किसी दिन कंटेंट है, किसी दिन शूट है, किसी दिन मीटिंग्स है, किसी दिन इवेंट है। अब मेरा दिनचर्या शुरू हो जाता है जिसमें कैलेंडर में जो जो है, जो टीम ने डाला है, जो खुद बनाया है, एवरी डे इज वेरी डिफरेंट। बहुत क्रेजी होता है कई बार। और ये हो गया मतलब एंड की तरफ, अब वाइंड अप, अब दिन क्लोज हो रहा है, वो कैसे होता है? अब क्लोजर में एक एक्टिविटी जो मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ, अच्छा है कि आप ये पूछ रहे हो और मुझे लगता है कि सबको फॉलो करनी चाहिए। रात को बैठ के अपना दिन रिव्यू जरूर करना चाहिए कि आज जो मैंने सोचा था वो कैसा गया, क्या सही गया जो मैं रिपीट करता रहूं, जो क्या सही नहीं गया जो मुझे अपने कल फिक्स करना है। और वो सुबह उठ के नहीं सोचना चाहिए, वो रात को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा आपको पता है कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहाँ आपने बहुत बढ़िया किया, कहाँ टाइम मैनेज किया, कहाँ नहीं किया। मुझे लगता है अगर रोज रात को एक सवाल रोज पूछ लेना बंदा, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सही क्या नहीं, तो उसको कोई लाइफ कोच की नीड नहीं है, वो खुद को लाइफ कोचिंग बेस्ट दे सकता है एक सवाल से। तो रोज के मैं विन्स लूजेस लिखता हूँ, अपने दिन को रिव्यू करता हूँ। ये भी एक तरह की जर्नलिंग है कि आपने अपने दिन को डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद मैं और गुंजन बैठ के कुछ, कभी ग्रीन टी, कभी आयुष कवच, कुछ ना कुछ पीते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं बिफोर वी स्लीप। एंड जनरली मैं ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए नींद में जाता हूँ। सो वो विजुअलाइजेशन अफर्मेशन कह सकते हो। कभी ब्रीदिंग कर ली, कभी अपने विजुअल्स याद कर लिए, तो एक मीठी सी नींद के अंदर चले जाता हूँ। और एक जो आपने बात बताई थी ना अभी, जो जर्नलिंग वाली, विद गुड और राइट रॉन्ग वाली, ये मैंने किसी और से भी सुनी थी। वो इस कॉन्सेप्ट का क्या है कि जैसे शायद टोनी रॉबिन्स कहते हैं भी, आपके इमोशंस वगैरह जो है ना वो आपके अंदर दबे रह जाते हैं और वो आपको बाद में परेशान करते हैं। तो अगर आपने दिन में रिव्यू कर लिया कि यार आज उसने मुझे ऐसा कहा था, यार मुझे बुरा लगा, लेकिन आपने उसको रिव्यू कर लिया, कह दिया, तो वो इमोशन स्टोर नहीं हुआ, निकल गया। अदरवाइज किसी ने वो कहा, आपको बुरा लग गया, आपने रिफ्लेक्ट तो कहा नहीं, वो अंदर पड़ा है, फिर वो धीरे 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 करके वो आप बिटर हो जाते हो। मतलब आपके साथ रोज कुछ गलत हो रहा है, रोज उसको रिव्यू करके निकाल रहे हो तो निकल रहा है नहीं, वो सप्रेस होते होते फिर वो बॉडी में कोई बीमारी, कोई चीज या कुछ कर देता है। जैसे मैं के बीच में मेरे गले में इशू हो गया था, दर्द हो गया, वोकल कॉर्ड वगैरह बहुत ज्यादा बोलते हैं पॉडकास्ट वगैरह दुनिया भर की। मैं जिंदल्स में गया था बेंगलोर में, तो वहां पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई कि भाई स्ट्रेस है ना, या तो तुम कह के निकाल दो, बाहर किसी से डिस्कस करके निकाल दो, नहीं निकालोगे वो अंदर कहीं ना कहीं जाके अटैक कर देगा। तो जैसे कहते हैं कि यार मेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरे किडनी की हो गई, मेरे लिवर की हो गई, बोले वो स्ट्रेस ने कुछ जाके ट्रिगर कर दिया, वो अंदर ट्रिगर क्यों किया, तुमने बाहर नहीं निकाला। तो हम क्या, किसी की मतलब 2-3 जने गए थे साथ में, तो किसी ने कहा बोले यार ये तो मस्त क्यों है, बोले यार ये निकाल देता है। बोले स्ट्रेस सामने वाला जाने।
इसके मन में जो आता है ना वो स्ट्रेस, ये स्ट्रेस नहीं लेता। दिन भर में जो आता है ये सामने वाला लेके से स्ट्रेस, ये मस्ती से सोता है। तो आपने इसको वैसे राइट ऑन से निकाल इसको मैं दिया, कहता हूँ it's very ब्रेन डंपिंग। इधर क्यों रखना है, इधर तो खिचड़ी मचेगी, तो निकाल दो, डंप कर दो उसको। एक चीज मैं मिस कर गया, सॉरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगला दिन प्लान भी रात को करता हूँ। ये मैं इंकरेज भी करता हूँ, सुबह उठ के मत सोचो आज क्या करना है, कितना टाइम है, क्या है। सुबह फ्रेश ब्रेन है, उसको एग्जीक्यूशन में लगाओ, मेडिटेशन में लगाओ, कहीं भी लगाओ। तो रात को मैं अपना अगला दिन प्लान करता हूँ, अपना कैलेंडर चेक करता हूँ, टाइम ब्लॉक करता हूँ। सो जो भी मेरे अगले दिन की एक्टिविटीज है वो पिछली रात प्लान हो जाती है। तो आज मुझे पता था सुबह टीम की कुछ चीजें हैं, ये सब करके मुझे निकलना है, तो वो सब रात को प्लान था। सुबह उठ के नहीं सोचा हाँ भाई टीम क्या करना है, क्या पेंडिंग था। एवरीथिंग वाज प्लान। सुबह उठ के एग्जीक्यूट करता गया एंड देन हम निकल पड़े राहुल भाई को मिलने। हाँ, तो इसे एक्चुअली क्या, ये जो आपने बातें बताई ना, ये एक तो होता है कि दिखती है आपकी पर्सनालिटी, मतलब यू हैव अ कामिंग ऑरा, मतलब आपसे बैठ के बात करके लगता है ये आदमी वास्तव में अंदर से शांत है। एक आदमी दिख जाता है बैठ के कि यार उसके उधेड़ बुन चल रही है, वो बैठा तो यहाँ पे हाँ क्या कह रहे थे, तो कहीं चला जाता है। आपके केस में आप यहाँ हो, यही हो, और काम एंड कंपोज नेचर दिख रहा है साहब। तो ये आपका जो रूटीन है, देखो हम कोशिश करेंगे हम भी फॉलो करें, और इस तरह के जो अभी और 100 पॉडकास्ट में सोचेस करके कुछ जर्नल निकालेंगे, और जो भी व्यूअर सुन रहा है बस अब ये सेक्शन पे रुका करो, इसका कंपाइलेशन करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और ये जो सर ने कहा आज ही से चालू करो। चलो सर, अब आते हैं फाइनल राउंड, रैपिड फायर राउंड पे, और कुछ चीजें 1 वर्ड में डिस्कस करते हैं जी। अटैक। आपकी हॉबी? रीडिंग। फेवरेट बुक्स? जैक कैनफील्ड की सक्सेस प्रिंसिपल। फेवरेट मूवी? बदलती रहती है बट दिल धड़कने तो रिसेंटली मुझे अच्छी लगी। फेवरेट कंट्री टू विजिट? स्पेन। फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन इन इंडिया? गोवा। फेवरेट फूड? अमृतसरी कुलचा। बिगेस्ट अचीवमेंट? आई थिंक जो मुझे प्यार मिला है लोगों का, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। जो लोगों ने कंटेंट की फॉर्म में, यूट्यूब की फॉर्म में, इंस्टा की फॉर्म में प्यार दिया। एक प्राउड मोमेंट आपकी लाइफ का, कोई पर्टिकुलर मोमेंट याद आ रहा हो कि दैट डे आई फेल्ट लाइक? जब शुरू में मैंने एक स्टेज पे गया था एक इवेंट करने, तो उसके बाद जब लोग आए और आके उन्होंने बताया, उनकी आंखों में जो आंसू थे कि हमारी जिंदगी की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, कई स्ट्रेस खत्म हो गए, तब लगा कि ये जो रास्ता मैंने चुना है वो सही चुना है। कोई रिग्रेट लाइफ में? आई थिंक मुझे लगता है अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं थोड़ा सा अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक करूंगा। 20s में जो मैंने कहा था टेम्पररी चीजों पे कुछ परमानेंट टाइम चला गया था। एक चीज जो अभी आपके विजन बोर्ड में या विजुअलाइजेशन में है पर अभी तक हुई नहीं है, जिसको आप अभी करने वाले होने वाली है? जब मैं कंसर्ट्स देखता हूँ दिलजीत दोसांझ या कोल्ड प्ले, तो मुझे लगता है कि लाइफ स्किल्स का, माइंडसेट का भी एक ऐसा कंसर्ट होना चाहिए, उस लेवल पे हम लोगों की लाइफ चेंज करें। ये एक विश है। आई एम श्योर रिग्रेट नहीं बनेगी। डेफिनेटली करेंगे। साथ और करेंगे। डन। ठीक है। कौन सी कार चलाते हैं? मर्सिडीज। घर, रेंट और बाय? हाँ, मैं थोड़ा सा रेंट वाला बिलीवर हूँ। मुझे लगता है कि घर बदलते रहो, रेंट पे रहो और इन्वेस्टमेंट्स करते रहो, ताकि कभी लगे कि हो गया, डन हो गया, तो रह लो। बिगेस्ट परचेस टिल डेट? कार एंड हाउस। कोई आपके फेवरेट कोट? डेयर टू ड्रीम, डेयर टू ट्राई, डेयर टू फेल एंड डेयर टू सक्सीड। एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, इंसाइटफुल, और प्लस जो आपके साथ कम्युनिकेशन बनी ना, ऐसा नहीं था कि भाई एक चीज हुई फिर मैं बोल रहा हूँ। ये जो थॉट एक्सचेंज हुआ, आपने कोई अपनी लाइफ का किस्सा बताया, वही बैंगलोर में क्या हुआ था या एक सर्वे पढ़ा था, उससे वो कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी। सो मजा आया। आपके साथ वैसे ही बैठो बहुत मजा आता है, तो पॉडकास्ट में आना ही था। थैंक यू रमेश भाई, मजा प्लेजर। भाई साहब, दैट्स